छोड़ो, छोड़ो, पॉली चिल्लाई। मैं तुम्हें छू नहीं रहा, डिग्री ने जवाब दिया। फिर उनके सिर तालाब से बाहर निकले और फिर से उन दोनों के चारों ओर वर्ल्ड्स के बीच का जंगल की धूप से भरी शांति छा गई। वो जगह पहले से भी अधिक समृद्ध, गर्म और शांत लग रही थी, जैसे उन्होंने जो जगह अभी अभी छोड़ी थी उसकी बदबू और बर्बादी से निजात पाई हो। मुझे लगता है अगर उन्हें मौका दिया जाता तो वे फिर से अपनी पहचान भूलकर वही लेट जाते, आधे सोए हुए पेड़ों की बढ़त सुनते हुए आनंद लेते। लेकिन इस बार कुछ था जो उन्हें पूरी तरह से जागृत रख रहा था। जैसे ही वे घास पर निकले, वे अकेले नहीं थे। रानी, या जिसे आप चुड़ैल भी कह सकते हैं, उनके साथ आ गई थी, पॉली के बाल पकड़कर। यही वजह थी कि पॉली जोर जोर से चिल्ला रही थी, छोड़ो। ये बात भी साबित हो गई कि उन जादुई छल्लों में जो अंकल एंड्रयू ने डिग्री को नहीं बताई, क्योंकि वो खुद नहीं जानते थे कि दुनिया से दुनिया में कूदने के लिए आपको खुद छल्ला पहनने या छूने की जरूरत नहीं, बल्कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को छू रहे हो जो छल्ला पहनता हो। ये छल्ले चुंबक की तरह काम करते हैं। जैसे अगर आप चुंबक से एक पिन उठाते हैं तो उसके साथ लगी दूसरी पिन भी उठ जाती है। अब जब आप जंगल में रानी जादिस को देख रहे थे तो वो पहले जैसी नहीं लग रही थी। वो बहुत फीकी पड़ गई थी, इतनी कि उसकी खूबसूरती लगभग खत्म हो गई थी। वो झुकी हुई थी और लग रहा था कि सांस लेने में मुश्किल हो रही हो, जैसे उस जगह की हवा उसे घुटन दे रही हो। बच्चों को अब उससे कोई डर नहीं था। मेरा बाल छोड़ो, पॉली ने कहा। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अरे, उसे तुरंत छोड़ो, डिग्री ने कहा। दोनों ने मिलकर उससे लड़ाई की। वे उससे ज्यादा मजबूत थे और कुछ ही सेकंड में उसे बाल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो हक्का बक्का होकर पीछे हट गई और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। जल्दी, डिग्री, पॉली बोली, छल्ले बदलो और होम पूल में कूदो। मदद, मुझ पर दया करो, चुड़ैल ने कमजोर आवाज में चिल्लाया। मुझे भी ले चलो, तुम मुझे इस भयानक जगह में छोड़ने का मतलब नहीं रखती। ये मुझे मार रही है, ये तो सरकार का मामला है, पॉली ने कड़क स्वर में कहा, जैसे तुमने अपने ही देश में लोगों को मारा था। जल्दी करो, डिग्री। वे दोनों हरे छल्ले पहन चुके थे, लेकिन डिग्री बोला, ओह बकवास, अब क्या करें? वो रानी के लिए थोड़ी सहानुभूति महसूस करने लगा। अरे, इतनी मूर्ख मत बनो, पॉली बोली। 10 में से 9 बार तो वो सिर्फ दिखावा कर रही होती है। चलो अब। और फिर दोनों बच्चे होम पूल में कूद पड़े। अच्छा हुआ कि हमने वो निशान बनाया था, पॉली ने सोचा। लेकिन कूदते ही डिग्री को लगा कि कोई ठंडी उंगली और अंगूठा उसके कान पकड़ रहे हैं। जैसे जैसे वे नीचे डूब रहे थे और अपनी दुनिया के आकृतियां दिखने लगी, उस पकड़ की ताकत बढ़ती गई। चुड़ैल शायद फिर से अपनी ताकत वापस पा रही थी। डिग्री ने संघर्ष किया, लेकिन कोई फायदा नहीं। कुछ ही पलों में वे खुद को अंकल एंड्रयू के अध्ययन कक्ष में पाए, और वही अंकल एंड्रयू खुद खड़े थे, उस अद्भुत प्राणी को देखकर जिसे डिग्री ने दुनिया के परे से वापस लाया था। और सच में उन्हें घूरने में कोई गलती नहीं थी। चुड़ैल अब पूरी तरह से स्वस्थ लग रही थी, और जब वो हमारे अपने शहर लंदन में दिखाई दी तो वो बेहद भयानक लग रही थी। डिग्री और पॉली ने उसकी विशालता को महसूस किया। वो किसी इंसान जैसी नहीं लग रही थी। शायद सच में, क्योंकि कुछ कहते हैं कि उसकी राजघराने में दानवों का खून भी था। लेकिन उसकी ऊंचाई कुछ नहीं थी उसके सौंदर्य, क्रूरता और जंगलीपन के मुकाबले। वो 10 गुना ज्यादा जिंदा लग रही थी। अंकल एंड्रयू उसके सामने एक छोटी सी झींगा मछली लग रहे थे। जैसे पॉली ने बाद में कहा, उनकी दोनों के चेहरे में कुछ समानता थी, जो दुष्ट जादूगरों की निशानी होती है। डिग्री ने सोचा, वो तो असली जादूगर है, ये क्या छोटे से आदमी की तरह है। अंकल एंड्रयू लगातार हाथ रगड़ रहे थे, झुक रहे थे और बेहद डरे हुए लग रहे थे। वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनकी जुबान सूख गई थी। ये उनकी प्रयोगशाला थी, जैसा उन्होंने छल्लों को कहा, लेकिन यह प्रयोग उनके लिए इतना खतरनाक था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे निपटना है। फिर जादिस बोली, धीमी आवाज में, लेकिन उसकी आवाज में एक शक्ति थी जो कमरे को हिला दे। जहां है वो जादूगर जिसने मुझे इस दुनिया में बुलाया है? आहा,
मैडम, अंकल एंड्रयू हकलाए। ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अगर मुझे पहले से तैयारी करने का मौका मिला होता। कहाँ है वो जादूगर? मूर्ख, जादिस ने कहा। मैं हूं, मैडम, अंकल एंड्रयू ने कहा। मुझे आशा है कि आप नाखुश नहीं होंगी कि ये नटखट बच्चे। तुम, रानी ने डरावनी आवाज में कहा। फिर एक कदम में पूरे कमरे को पार कर वो अंकल एंड्रयू के बाल पकड़कर उनका सिर पीछे खींच लिया ताकि उसका चेहरा उसके चेहरे को देख सके। वो उनका चेहरा बारीकी से देखने लगी, जैसे उसने डिग्री का चेहरा देखा था। अंकल एंड्रयू ने नर्वस होकर अपनी जीभ चाटी। आखिरकार उसने उन्हें छोड़ दिया और वे दीवार से टकरा गए। मैं समझ गई। उसने ताना मारा, तुम जादूगर हो, एक तरह के। उठो कुत्ते, और ऐसा मत बैठो जैसे तुम बराबर हो। तुम जादू कैसे जानते हो? मैं शपथ लेती हूं, तुम राजा रानी के परिवार से नहीं हो। अरे नहीं, शायद नहीं, अंकल एंड्रयू हकलाए। लेकिन कैटलीस परिवार पुराना है, बहुत पुराना। एक डोरसेटशायर परिवार। चुप रहो, चुड़ैल ने कहा। मैं जानती हूं कि तुम क्या हो। तुम एक छोटा सा जादूगर हो जो नियम और किताबों से काम करता है। तुम्हारे रक्त में सच्चा जादू नहीं है। तुम्हारी तरहों को मेरी दुनिया में 1000 साल पहले खत्म कर दिया गया, पर यहां मैं तुम्हें अपना सेवक बनने दूंगी। मुझे खुशी होगी। मैं आपकी सेवा करने को तत्पर हूं। यह मेरे लिए सौभाग्य होगा। चुप, तुम बहुत बोलते हो। सुनो तुम्हारा पहला काम। मैं देख रही हूं हम एक बड़े शहर में हैं। तुरंत मेरे लिए कोई रथ, उड़ने वाली कारपेट या कोई प्रशिक्षित ड्रैगन ले आओ जो हमारे यहां शाही और रईस लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर मुझे कपड़े, गहने और गुलाम दिलाओ जो मेरी रैंक के मुताबिक हो। कल मैं इस दुनिया को जीतना शुरू करूंगी। मैं अभी कैब मंगाता हूं, अंकल एंड्रयू हकलाए। रुको, चुड़ैल ने दरवाजे पर जाते हुए कहा। धोखा देने की सोच भी मत। मेरी नजरें दीवारों के पार देख सकती हैं और मन को पढ़ सकती है। तुम्हारे कदमों पर नजर होगी। अगर मैं देखी कि तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो तो मैं जादू करूंगी कि जिस पर भी तुम बैठोगे वो आग की तरह गर्म हो जाएगा, और जब तुम बिस्तर में लेटोगे तो तुम्हारे पैरों के नीचे ठंडी बर्फ की अनजानी ब्लॉक्स होंगी। अब जाओ। पुराना आदमी ऐसा भागता हुआ बाहर गया जैसे पूंछ दबाए कुत्ता। अब बच्चे डर रहे थे कि जादिस उनके साथ जंगल में हुई बात पर कुछ कहेगी, लेकिन उसने कभी इस विषय को नहीं छुआ। डिग्री का मानना था कि उसकी सोच ऐसी थी जो उस शांत जगह को भूल जाती थी। चाहे कितनी बार उसे वहां ले जाओ, वो कुछ याद नहीं रखती। अब जब वो अकेले बच्चों के साथ थी तो उन्होंने महसूस किया कि वो बच्चों की ओर ध्यान नहीं दे रही। पॉली ने कहा, ऐसे विचेस होते हैं। जब तक उनकी कोई जरूरत न हो वे लोगों या चीजों में दिलचस्पी नहीं रखते। वे बेहद व्यावहारिक होते हैं। कुछ देर के लिए कमरे में खामोशी छा गई, लेकिन आप देख सकते थे कि जादिस पैर जमीन पर पटक रही थी। वो असहज हो रही थी। अचानक वो बोली, जैसे खुद से बात कर रही हो, ये बूढ़ा मूर्ख क्या कर रहा है? मुझे एक चाबुक लाना चाहिए था। फिर वो कमरे से बाहर निकल गई और अंकल एंड्रयू का पीछा करने लगी बिना बच्चों को देखे। हुफ, पॉली ने राहत की सांस ली। अब मुझे घर जाना होगा। बहुत देर हो गई है, मम्मी नाराज हो जाएंगी। तुम जल्दी आना, डिग्री ने कहा। यह बहुत भयानक हो गया है अगर तुम्हें नहीं लाया। यह तुम्हारे अंकल की समस्या है, पॉली ने कहा। उन्होंने ही जादू के साथ खिलवाड़ शुरू किया था। फिर भी तुम वापस आओगी ना? डिग्री ने पूछा। ऐसे मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। मैं सुरंग से जाऊंगी, पॉली ने थोड़ा ठंडे स्वर में कहा। यह सबसे तेज रास्ता है। अगर तुम चाहते हो कि मैं आऊं तो माफी मांगनी पड़ेगी। माफी? डिग्री ने चौंक कर कहा। मैंने क्या किया? कुछ नहीं, पॉली ने तंज कसा। सिर्फ अपने कलाई को मोड़ने दिया जैसे एक डरपोक गुंडा। सिर्फ बेल बजाई जैसे एक मूर्ख। सिर्फ वापस मुड़े ताकि वो तुम्हें पकड़ सके। बस इतना ही। ठीक है, माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दो। अब आ जाओ। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या होगा। आखिरकार तो अंकल एंड्रयू को ही दंड मिलेगा ना? ऐसा नहीं है, डिग्री ने कहा। मुझे मां की चिंता है। अगर वो प्राणी उनके कक्ष में घुस गई तो? ओह, समझ गई।
पॉली ने नरम आवाज में कहा, ठीक है, अगर मैं आ सकती हूं तो आऊंगी। फिर वो सुरंग में घुस गई। जो जगह पहले रोमांचक लग रही थी, अब घरेलू और शांत लग रही थी। सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए नीचे उतरते हुए अंकल एंड्रयू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उनके माथे पर पसीना चमक रहा था और वे बार बार रुमाल से उसे पोंछ रहे थे। अटारी से अपने कमरे में पहुंचकर उन्होंने जल्दी से दरवाजा बंद किया और गहरी सांस ली। सबसे पहले वे अपनी पुरानी अलमारी में कुछ ढूंढने लगे और कुछ ही पलों में एक बोतल और छोटा सा वाइन ग्लास बाहर आ गया। यही उनकी छिपी हुई तसल्ली थी, ताकि आंट लेटी कभी न जान पाए। उन्होंने जल्दी से एक गिलास भरा, कड़वे पेय को एक ही घूंट में गटक लिया और कांपती आवाज में बोले, उफ, क्या हादसा था मेरे जैसे बूढ़े आदमी के लिए। बहुत ही विचलित करने वाला। उन्होंने दूसरा गिलास भी खाली किया। फिर धीरे धीरे कपड़े बदलने लगे। ऐसे कपड़े जैसे अब कोई पहनता ही नहीं। एक ऊंची कड़ी कॉलर जो गर्दन को सीधा रखे, सफेद डिजाइनदार वेस्ट कोट, उस पर सुनहरी घड़ी की चेन, और फिर उनका सबसे अच्छा फ्रॉक कोट जो वे सिर्फ शादियों या अंतिम संस्कारों में पहनते थे। उन्होंने अपनी टोपी चमकाई, फूलदान से एक फूल निकाला और बटन होल में लगाया। फिर एक सुंदर रुमाल पर इत्र छिड़का और मोनोकल, आंख में लगाने वाला शीशा कसकर लगाया। आईने में खुद को निहारा। धीरे धीरे उनका डर पिघलने लगा था। अब उन्हें डायन का भय नहीं, उसकी सुंदरता याद आ रही थी। वो बुदबुदाए, क्या अद्भुत औरत थी। राजसी चाल, तेज नजरें, एकदम अप्रतिम। जितना वे आईने में खुद को देखते, उतना ही खुद से प्रभावित होते जा रहे थे। एंड्रयू, मेरे लड़के, उन्होंने खुद से कहा, तुम अब भी शानदार लगते हो। उम्र के बावजूद क्या व्यक्तित्व है। शायद 2 पैग का असर था, या शायद उनका पुराना अहंकार, पर अब वे सच में ये सोचने लगे थे कि वो डायन, वही परालौकिक रानी, उनसे प्रेम कर बैठेगी, क्योंकि आखिर उसे इस दुनिया में बुलाने वाला तो वही महान जादूगर था, है ना? उन्होंने दरवाजा खोला, नीचे उतरे और नौकरानी को भेजा, जल्दी जाओ, एक हैंडसम घोड़े वाली गाड़ी बुला लाओ। ड्राइंग रूम में उन्होंने आंट लेटी को देखा। वो फर्श पर घुटनों के बल बैठी एक गद्दा रफू कर रही थी। अरे लेटिशिया मेरी जान, अंकल एंड्रयू ने बनावटी नम्रता से कहा, मुझे थोड़ा बाहर जाना है। 5 पाउंड उधार दे दो ना, प्यारी लड़की। नहीं एंड्रयू, आंट लेटी ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, मैंने साफ कहा है, अब मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। अब प्रिय लड़की, एंड्रयू ने घबराहट छिपाते हुए कहा, यह बहुत जरूरी मामला है। अगर तुमने इनकार किया तो मैं बहुत अजीब स्थिति में पड़ जाऊंगा। आंट लेटी ने उनकी ओर देखा, सीधी, ठंडी और स्थिर नजरों से। एंड्रयू, तुम्हें शर्म नहीं आती बार बार पैसे मांगते हुए? उन शब्दों के पीछे सालों की कहानी थी। एंड्रयू, जो लेटी के व्यापारिक मामलों की देखभाल करते थे, असल में कुछ नहीं करते थे, बस महंगी ब्रांडी, सिगार और फिजूल खर्च में उनके पैसे उड़ाते रहते थे। मेरी प्यारी लड़की, एंड्रयू ने फिर कहा, आज एक बहुत महत्वपूर्ण मेहमान आया है, मुझे उसका स्वागत करना है। थोड़े पैसे दे दो, बस आज के लिए। कौन सा मेहमान? आंट लेटी ने संदेह से पूछा। एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति, उन्होंने हकलाते हुए कहा। प्रतिष्ठित बकवास, आंट लेटी बोली। पिछले 1 घंटे से दरवाजे की घंटी तक नहीं बजी है। तभी दरवाजा जोर से खुला। आंट लेटी ने पीछे मुड़कर देखा और स्तब्ध रह गई। दरवाजे पर खड़ी थी एक लंबी, भव्य स्त्री। उसकी आंखें बिजली सी चमक रही थी। उसके वस्त्र किसी रानी जैसे थे। ये वही थी, वो डायन